हाँ जी देवियों सज्जनों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ आप पढ़ोगे राजस्थान के करंट अफेयर्स। अब हम जो राजस्थान के करंट अफेयर शुरू करेंगे, राजस्थान के करंट अफेयर हम एक पैटर्न में पढ़ेंगे। वो पैटर्न क्या है? जैसे कि हम अप्रैल महीने से शुरू कर रहे हैं, तो अप्रैल महीने के जो करंट अफेयर है वो पहले 10 तारीख तक के करंट अफेयर हम करेंगे, फिर 11 से लेकर 20 तारीख तक करेंगे, और उसके बाद जितना हमारा महीनांत होता है 21 तारीख से, चाहे वो 29 का हो, चाहे वो 30 का हो, चाहे वो 31 का हो, चाहे वो 28 का हो, तो 3 फेजेज में हम हमारा करंट पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं वो 1 से लेकर 10 तारीख तक का करंट करने वाले हैं। ठीक है, प्लस आपको यह ध्यान रखना है इस करंट अफेयर को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे, यानी कि आपको एमसीक्यू दिया जाएगा, उस एमसीक्यू का साथ में एक्सप्लेनेशन होगा, और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इसकी तैयारी कराई जाएगी। अब सवाल ये आता है, यार क्वेश्चन आंसर से क्यों करना है, किसी और भी तरीके से कर सकते हैं। देखो, जब एग्जाम आता है ना, तो एग्जाम में आप इतने एमसीक्यू सोल्व कर चुके होते हो क्योंकि आपकी माइंड का डेवलपमेंट वैसे ही हो जाता है। अब माइंड का डेवलपमेंट जिस तरीके से काम करना शुरू कर जाता है, तो कम से कम 30-40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके वैसे ही सही हो जाते हैं, तो इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे। और क्या काम की बात यह है, और काम की बात यह है कि इसके अंदर हम जो मंथ्स अभी लेटेस्ट कवर करने वाले हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आरपीएससी जो है उसके पेपरों का अगर आप पैटर्न देखोगे तो लास्ट के जो 2 से 3 महीनों का करंट होता है, इन लास्ट के 2 से 3 महीनों के करंट में 85 से लेके 90% तक के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। समझ गए? ठीक है, बाकी ये करंट आएगा कि नहीं आएगा, कि कितना अच्छा आएगा, कौन से पेपर के लिए जरूरी है, कौन से के लिए नहीं, आप बेफिक्र हो। आप कोई सा भी पेपर दे दो जिसमें आपको राजस्थान का करंट देखने को मिलता है, राजस्थान का करंट आपको जिस भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, पेपर दे दो, तो उन सवालों के लिए आप बेफिक्र रहो कि उसके लिए इनफ है, इसके लिए इनफ है, ये सबके लिए इनफ है। आप बस पढ़ाओ उसको, और पढ़ने के बाद वो कंप्लीट करो, वो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास इसकी जो पीडीएफ है, अगर आपको वो चाहिए तो पीडीएफ मिलेगी हमारे किस पे, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के। अगर आपको वैसे नेम से सर्च करना है तो वो है लोक बंधु, लोक बंधु का कौन सा, करंट अफेयर्स, लोक बंधु का कौन सा, करंट अफेयर्स। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी आपकी काम की बात है। तो अपना ये अप्रैल महीने का करेंगे, जिसके अंदर ये हमारी चीजें सारी कवर करेंगे, योजना एवं नीतियां, उसके बाद महोत्सव, मेले और कार्यक्रम, आर्थिक विकास और समझौते, चर्चित व्यक्तित्व। चर्चित व्यक्तित्व का मतलब ये होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट लोग हमारे न्यूज में चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा, और उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब वो कोई भी फील्ड के हो सकते हैं भाई। पुरस्कार यानी कि अवार्ड्स, प्रमुख अभियान को चलाए गए हैं वो, खेल, और साथ में हमारे विविध यानी कि हमारे मिसलेनियस। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ गए बात, कर सकते हैं आगे। और एक करंट अफेयर बिल्कुल सफिशिएंट है। मैं तो कहता हूं मेरी बात पे भी विश्वास मत करना, पेपर देखना भाई कोई, और जब तुमको लगेगा यार कि यार करंट कराया तो बढ़िया था यार। ठीक है, तो शुरू करें अपने। चलिए, सबसे पहले हम करेंगे योजना एवं नीतियों के बारे में। हम इसको कैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे, तो पहला प्रश्न पढ़ लो आप कि पीएम ई ड्राइव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना के उद्देश्य देश में मजबूत ईवी निर्माण, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना और आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना। कि क्या कह रहे हैं कि एक तो ईवी का निर्माण करना, किसका निर्माण करना, ईवी का निर्माण करना, प्लस साथ में क्या करना है, हमें इसका चार्जिंग के लिए जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप करना है। अब ये स्टेटमेंट है कि हमारे यहां पर जो स्कीम योजना आई थी वो इसके लिए 2 ऑप्शंस के लिए आई थी, ईवी के निर्माण के लिए आई थी, प्लस हमारे साथ में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आई थी। दूसरा कथन क्या कहता है, हम जानते हैं कोई भी योजना आती है उसके लिए हमें क्या मिलती है, ग्रांट मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती, तो बस उसी ग्रांट की बात यहां पर की है कि भारत सरकार ने राजस्थान में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 81.12 करोड़ रुपए, कितनी, 81.12 करोड़ रुपीस की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। अब हमें यह जानना है कि इन दोनों में से क्या दोनों ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन सही है कि दोनों सही नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो भाई, तो उद्देश्य क्या था, इलेक्ट्रिकल वाहनों को अपने में तेजी लाना, आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना तथा देश के मजबूत ईवी निर्माण पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना। तो यानी कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया, ईवी निर्माण,
चार्जिंग पारिस्थितिक तंत्र इनका एस्टेब्लिश करना। भारत सरकार ने राजस्थान अक्षय निगम को प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कितनी 81.12 करोड़ रुपए, कितनी 81.12 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता इनको स्वीकृत की है। इसके तहत प्रदेश के 262 स्थानों पर कुल 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने स्थानों पर प्रदेश के यानी राजस्थान के, और कितने ईवी स्टेशन? 591। तो 591 ईवी स्टेशन प्लस 262 स्थानों पर एस्टेब्लिश करने हैं हमें, ठीक है। और इसमें प्रमुख शहरों के चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। वो कौन कौन से शहर हैं उनकी बात मैं आपको बता देता हूं। तो वो शहर है भाई हमारे, जयपुर में करे जाएंगे 112, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39 और कोटा में 28। जयपुर में कितने? 112। अजमेर में कितने? 49। उदयपुर में कितने? 39। और साथ में हमारे कोटा में कितने? 28। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। तो अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो सकता है। चलिए, तो हमें यह जानना था कि दोनों कथनों में से सही कौन सा है। हमने जान लिया कि बिल्कुल भाई साहब इस योजना के तहत मजबूत ईवी निर्माण हमें करना है, तो ये क्वेश्चन पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा, क्या भारत सरकार ने इसके लिए 81.12 करोड़ रुपए दिए हैं? बिल्कुल सही दिए हैं, तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। अब मुझे बताओ तीनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि दोनों कथनों को सही करता है? तो सी 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। सी 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। और दो फैक्ट कौन से? 262 स्थान और 591 स्टेशन, ये कभी मत भूल जाना वरना पेपर में दिक्कत आ जाएगी तुम लोगों को। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट शहर है, जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में उससे 10 कम 39 और कोटा में हमारे 28। तो अपेक्षा करता हूं आपको पहला क्वेश्चन एकदम से सेट हो गया होगा। आगे चलते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सी योजना है? राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। मैं लिख देता हूं, कौन सी योजना? गोपाल क्रेडिट कार्ड। गोपालक जो होते हैं ना हमारे गौपालक, उनके लिए योजना आई थी। अब वही सेम प्लेटफॉर्म पे हम चलेंगे। इसके कुछ हमारे पास क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन कह रहा है इस योजना वर्ष 2024-25 में शुरू की गई थी। इसका लाभ राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों केवल उन गोपालक परिवारों को मिलेगा जिन्होंने पूर्व में से 2 से अधिक ऋण नहीं ले रखे हैं। अगर आपको गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का फायदा उठाना है तो उसमें आपके पास क्या होना चाहिए? वो गोपालक परिवार होने चाहिए जिन्होंने पूर्व में 2 से अधिक से ज्यादा ऋण नहीं ले रखे हैं। ये जो केवल वाले वर्ड होते हैं ना, ओनली वर्ड, इन स्टेटमेंट पे खासकर ध्यान दिया करो। इनको कहते होते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट अंग्रेजी में। एक्सट्रीम स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ये जो वर्ड आ रहा है स्टेटमेंट को एक्सट्रीम कर रहा है, यानी कि इससे बाहर गई तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। 90% गलत होती है। इसमें देखते हैं गलत है कि नहीं है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार में केवल एक सदस्य को शेड व खेली निर्माण चारा तथा आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए अधिकतम 1 लाख, मैक्सिमम लोन कितना? मैक्सिमम लोन कितना? 1 लाख रुपए का। कितने का? मैक्सिमम लोन 1 लाख रुपए का। और 2 से ज्यादा ऋण नहीं उनके होने चाहिए। 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो 2 कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। जैसे इन्होंने बोली हुई है, क्वेश्चन की कंडीशन है, अभी आंसर की कंडीशन नहीं है ये, ठीक है। ऋण के लिए जन आधार एवं आधार कार्ड आवश्यक है तथा ऋण वापसी 12 समान मासिक किस्तों यानी कि EMI में पूरी की जाएगी के माध्यम से करनी होगी। इस योजना के तहत अब तक 700 से अधिक लाभार्थियों को 93,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। तो हमें यह देखना है कि गोपाल क्रेडिट कार्ड सहकारी कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सही हैं और कितने कथन गलत हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। चलिए, शुरुआत कब हुई? 2024-25 में। किसके द्वारा की गई? राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। राज्य के गोपालक परिवारों को सशक्त बनाना एवं गो संरक्षण को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत पात्र पशुपालकों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना। स्टेटमेंट आया था क्या? बिल्कुल आया था। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गोपालक परिवार, याद रखना ये बात,
ऐसे परिवार जिन्होंने पूर्व में 2 से अधिक ऋण नहीं ले रखे हैं, यह भी आया था स्टेटमेंट। प्रत्येक पात्र परिवार में एक सदस्य, यह भी स्टेटमेंट आया था। दस्तावेज में जन आधार और आधार कार्ड, यह भी स्टेटमेंट आया था। ऋण के लिए 12 समान मासिक किस्तें यानी कि इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि EMI, यह भी स्टेटमेंट आया था। इस योजना के तहत प्राप्त ऋण को उपयोग पशुपालक गाय भैंस के लिए शेड निर्माण, खैली निर्माण, चारा अतः आवश्यक उपकरणों के लिए खरीद के लिए कर सकते हैं, यह भी स्टेटमेंट आया था। इस योजना के तहत 93,000 से अधिक लाभार्थियों को 700 करोड़ रुपए से अधिक राशि विस्तृत की जा चुकी है। अब इसको देखना, ये कितने हैं? 93,000 कितने हैं? लोग हैं, क्या है? लोग। और अमाउंट कितनी है? 700 करोड़ रुपए। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर क्या था? इस योजना के तहत 24-25 में शुरू की गई तथा इसका लाभ राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों केवल उन गोपालक परिवारों को मिलेगा जिनके पूर्व में 2 से अधिक ऋण नहीं ले रखे हैं। सही कर देते हैं इसको। योजना के प्रत्येक पात्र परिवार के केवल एक सदस्य को शेड, खैली निर्माण, चारा तथा आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सही कर देते हैं इसको। ऋण के लिए जन आधार एवं आधार कार्ड आवश्यक वापसी 12 समान किस्तों में। सही कर। इस योजना के तहत 700 से अधिक लाभार्थियों को 93,000 करोड़ रुपए। तो भाई साहब ये स्टेटमेंट होगी गलत, क्योंकि 700 करोड़ रुपए 93,000 लाभार्थी हैं। आप खुद सोचो कि 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा, तो अगर 700 को इंटू मैं 1 लाख कर देता हूं तो भी बात नहीं बैठती। तो बात कहां बैठेगी भाई साहब? तो बात हमारी बैठेगी कि 93,000 तो लाभार्थी हैं, यानी कि 93,000 लोगों को मिला है और 700 करोड़ रुपए की अमाउंट है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें 1 2 3 सही हो? बी ऑप्शन। मजो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस मजे लेते लेते चलते जाओ, अपना काम वैसे ही बन जाएगा। तो अपेक्षा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपका सही हो गया होगा और आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और यह भी मेरी अपेक्षा है कि आप मेरी अपेक्षाओं पे खड़े उतरोगे। चलें आगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कुछ तो गुफ्तगू करेगा हमारे साथ ये, और हम भी तैयार हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है? ये रहा भाई हमारा प्रश्न नंबर 3। भाई प्रश्न नंबर 3 हमारा कहता है कि अटल ज्ञान केंद्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना कौन सी है? अटल ज्ञान केंद्र। कौन सी? अटल ज्ञान केंद्र। अब इसके रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो क्या कहती है क्या नहीं कहती। मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा 25 दिसंबर 2024 के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर की गई तथा इन केंद्रों की स्थापना पंचायत स्तर पर की जाएगी। तो इसमें पहला वर्ड आपने कौन सा पकड़ा? देखो कॉमन सेंस लगाया करो क्वेश्चन करने में, कि जब भी आप करंट अफेयर के क्वेश्चन करते हो ना तो ऐसे कुछ वर्ड पकड़ा करो, जैसे पंचायत स्तर। अब एग्जामिनर खेलेगा इसी पे खेलेगा। अब जाहिर सी बात है कि यूं तो बोलेगा नहीं मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा 25 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नाम पे की गई। टाबर मूर्ख थोड़ी है यार कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे की होगी, लेकिन खेलेगा तो कहा पंचायत स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर, है कि नहीं? तो पंचायत स्तर पर पहला पकड़ लिया अपनों ने, इसमें पंचायत स्तर की बात की है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की ई लर्निंग की सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य बजट 2026-23 में 10,000 अतिरिक्त अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा। कितने? 10,000 के साथ 10,000 ज्ञान केंद्र हम अतिरिक्त खोलेंगे। बजट 2026-23 में इसकी बात कर ली थी हमने। चलें आगे चलते हैं। तीसरा, प्रत्येक अटल ज्ञान केंद्र पर व्यवस्थाओं की सुचारू रूप से चालान करने के लिए अटल मित्र कौन बनाए जाएंगे? अटल मित्र बनाए जाएंगे। अब ये क्वेश्चनों में हमें 3 बात बोली, अटल मित्र की बात बोली है, पंचायत स्तर की बात बोली है, और कौन सी बात बोली है साथ में? हमें 10,000 अतिरिक्त अटल ज्ञान केंद्र की बात बोली है। योजना के बारे में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज है क्या नहीं है। चलिए तो भैया योजना क्या कहती है? योजना ये कह रही है कि स्थापना पंचायत स्तर पर। क्या ये स्टेटमेंट आया था? पंचायत स्तर की बात हुई थी, बिल्कुल सब बात हुई थी। राजस्थान बजट 2026-23 में प्रदेश में 10,000 अतिरिक्त अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई। क्या यह बात हुई थी? बिल्कुल हुई थी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की ई लर्निंग सुविधा को प्रदान दिशा में वर्तमान में 1800 से अधिक केंद्रों की स्थापना की वित्तीय मंजूरी दी जा चुकी है। वित्तीय मंजूरी, फाइनेंशियल जो मंजूरी है वो कितने को दे चुकी है? 1800 को। बजट में कितने की बात हुई थी? 10,000 की। क्या ये फैक्ट हमारे क्वेश्चन में था? बिल्कुल था। क्या ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है? बिल्कुल रखना है। ठीक है,
चलिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 25 दिसंबर 2024 को, ये फैक्ट भी था, डेट भी सही होगी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल ज्ञान केंद्र योजना की घोषणा की थी। प्रत्येक केंद्र में एक प्रशिक्षित अटल प्रेरक की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक अटल केंद्र के व्यवस्थाओं की सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रशिक्षित अटल केंद्र की नियुक्ति की जाएगी। तीसरा कोई स्टेटमेंट तो सही हो गया, बाकी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने योजना 25 दिसंबर 2024 को, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी योजना 50 स्तर पर, यह स्टेटमेंट भी सही हो गया। 10,000 अतिरिक्त अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे, यह स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो अगर पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया तो इसका आंसर क्या होगा? है किसी में पहला, दूसरा, तीसरा? बिल्कुल, डी ऑप्शन क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अपेक्षा करता हूं कि ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चले कि ना चले? चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन किसमें? महोत्सव, मेले और कार्यक्रम। मानना मेरी बात, जितना अगर थोड़ा पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने किया है उसमें ये महोत्सव मेले में से भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यूं काम खराब कर देंगे अपना पता ही नहीं चलता। पर डोंट वरी, लोग बंदों पे पढ़ रहे हो आप यार। अब हमारे बच्चों के अगर क्वेश्चन गलत हो गए फिर कैसे बात चलेगी? चलें आगे, चले। तो राजस्थान के नवीनतम महोत्सव और कार्यक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कुछ कथन दिए गए हमारे, उनके महोत्सव से रिलेटेड कथन है। हम पहले कथनों की चर्चा करेंगे, उसके बाद अलग अलग महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उनको मिलाएंगे, हम देखेंगे कौन सा सही जाता है और कौन सा गलत जाता है। चलिए, पहला कथन, कौन सा कार्यक्रम? ममता कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? 7 अप्रैल 2026 को। कब हुआ था? 7 अप्रैल 2026 को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर द्वारा किया गया, जिसके तहत मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिला स्तर पर, कौन सा स्तर आ गया? जिला, ये स्तर पर ध्यान रखने होते हैं भाई। जिला स्तर पर एक्सीलेंस सेंटर और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पहला कथन तो ये है। और कौन सी योजना से रिलेटेड है? ममता कार्यक्रम से रिलेटेड। आगे चलते हैं। ग्लैम ऑफ बॉलीवुड का आयोजन उदयपुर में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान और राजस्थानी भाषा का प्रोत्साहन होना था। अब मुझे बताओ इसके अंदर कहां की बात की गई है? उदयपुर की। तो एग्जामिनर खेलेगा यहां, या तो यहां से खेलेगा, कुछ जिला बदल के दे देगा, नहीं तो कुछ और बदल के देगा। आगे चलते हैं। 8वें पोषण पखवाड़े, जो कि कब से कब तक? 9 से 23 अप्रैल तक चला था। मुख्य थीम जीवन के पहले 6 वर्षों के मस्तिष्क विकास की अधिकतम करना, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। कि जब 0 से लेके बच्चा 6 साल तक का होता है, 6 साल तक का होता है, उसमें उसका ब्रेन का डेवलपमेंट, ये इसकी थीम थी, ब्रेन का डेवलपमेंट। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट का आयोजन 23 से 25 मई 2026 को मध्य जोधपुर में, यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? जोधपुर। तो आपको चारों कथन समझ में आ गए होंगे। अब हमें सिर्फ ये देखना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। पहला तो क्या है? ममता कार्यक्रम के बारे में, दूसरा ग्लैम ऑफ बॉलीवुड के बारे में, तीसरा 8वां पोषण पखवाड़े के बारे में, और चौथा ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट के बारे में। चलिए, तो पहले बात करते हैं ममता कार्यक्रम के बारे में। घोषणा बजट 2026-27, शुभारंभ 7 अप्रैल 2026 को, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर। इसके तहत मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक्सीलेंस सेंटर, जिला स्तर पर काउंसलिंग और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। क्या हमारा ममता कार्यक्रम के बारे में यह स्टेटमेंट सही था कि गलत था? मुझे बताओ, क्या हमारा ममता कार्यक्रम के बारे में यह स्टेटमेंट सही था, गलत था? बिल्कुल सही था भाई। ममता कार्यक्रम का शुभारंभ 7 अप्रैल को, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर, और जिला स्तर और एक्सीलेंस सेंटर, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम। तो पहला कथन तो हम सही कर देते हैं, समझ गए। अब अगला कथन किससे रिलेटेड है? ग्लैम ऑफ बॉलीवुड। चलिए भाई, ग्लैम ऑफ बॉलीवुड को देखते हैं क्या है। तो ग्लैम ऑफ बॉलीवुड का उद्देश्य क्या था? राजस्थान और राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन देना। आयोजन जयपुर, अप्रैल 2026। पोस्टर का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने किया था। यह फैक्ट आपको याद होना चाहिए। तो पोस्टर का विमोचन किसने किया था? कौन है हमारे वासुदेव देवनानी जी? बताओ, कमेंट में बताना। हमारे वासुदेव देवनानी जी अभी हमारे कौन से पद पर, किस पर रखते हैं ये? ठीक है, कौन से पद पर हमारे हैं? तो हमें क्या पता चल गया? जयपुर। तो क्या क्वेश्चन में जयपुर था क्या? देख लेते हैं भाई। तो ग्लैम ऑफ बॉलीवुड आयोजन उदयपुर में किया गया। तो दूसरा कथन क्या हो गया? गलत। तो पहला तो क्या हो गया? सही, और दूसरा क्या हो गया? गलत। तीसरा कथन किससे रिलेटेड है? पोषण पखवाड़े से रिलेटेड। आइए चलते हैं। गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर उदयपुर बोला गया इन्होंने, पर उदयपुर नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? जयपुर आएगा। क्या आएगा? जयपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कथन किससे रिलेटेड है हमारा? 8वां पोषण पखवाड़ा। तो हमारा जो
पहले तो ये आरोहण कार्यक्रम के बारे में पढ़ लो। आरोहण कार्यक्रम 7 अप्रैल 2026 को किया गया था राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में। तो आपका आरोहण कार्यक्रम से अगर क्वेश्चन आया तो उसका आंसर भी क्या होगा, जयपुर। ठीक है, और इसके मुख्य अतिथि कौन थे हमारे, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। एक तो ये हमारे डिप्टी सीएम और दूसरे डिप्टी सीएम का नाम प्लीज कमेंट में मेंशन करना, कौन है हमारे दो डिप्टी सीएम राजस्थान में, दूसरे कौन है। तीसरी बात कर लेते हैं, जनगणना के मास्टर ट्रेनर्स की प्रशिक्षण केंद्र 7 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026, ये भी कहां हुआ है भाई साहब, जयपुर में। मुख्य सचिव इसके कौन थे, श्री श्रीनिवास। कौन है, बी श्रीनिवास। इनका क्या पद है उसके बारे में कमेंट में बताना कि बी श्रीनिवास हमारे कौन है। ठीक है, यह प्रदेश में जनगणना 2027 के लिए पहला बड़ा कार्यक्रम है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, आरोहण कार्यक्रम और जनगणना। अब हमारे क्वेश्चन जो कथन था उसके ऊपर चलते हैं। 8वां पोषण पखवाड़ा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन पोषण 2.0 और पोषण अभियान के अंतर्गत जीवन मैक्सिमाइज ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 इयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अभियान के 5 मुख्य स्तंभ थे, मातृ एवं शिशु पोषण, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट, प्रारंभिक वर्षों में स्टार्टिंग की जो एज होती है उसमें शिक्षा अच्छी देना उसको, स्क्रीन टाइम कम करना, जो आजकल सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं ना, अपने रील यूट्यूब वीडियो, कुछ रील देख रहे हैं, कुछ रील बना रहे हैं और भगवान जाने क्या क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात की गई है। और सशक्त आंगनवाड़ियों के लिए सामुदायिक समर्थन जुटाना। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किसने किया था, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। समझ गए, ठीक है, और हमारे यहां पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हमारे वाले ने। आगे चलते हैं। ठीक है, राजस्थान की उपलब्धियां, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में प्रथम स्थान। अब राजस्थान का स्थान आपसे पूछ ले कि पोषण पखवाड़ा जो हो तो उसमें कौन सा आया था, फर्स्ट। ठीक है, और पोषण माह में, इसमें पोषण माह में, पोषण माह में कौन सी रैंक आई थी राजस्थान की, सेकंड। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जनवरी मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उसमें जनवरी मासिक रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है, फर्स्ट। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान का फर्स्ट, और राष्ट्रीय पोषण माह में, किसमें, पोषण माह में राजस्थान का सेकंड। अब हमारे स्टेटमेंट पे चलते हैं, हम क्वेश्चन पर। 8वें पोषण पखवाड़े 29 अप्रैल की मुख्य थी मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट 6 इयर्स ऑफ लाइफ। सही है, तो पहला कथन सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। वैसे तो एलिमिनेशन ही हो जाएगा ये, पर चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो पूरे करना ही है। अगर हम देख लेते हैं कि दूसरा कथन गलत है तो भाई ये गया, ये गया, ये गया, ये आंसर सही है। पर चलो, चौथा ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट के बारे में बात करनी, हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले एक और जान लीजिए क्या हुआ था अभियान। ठीक है, 2 दिवसीय राज्य भाषा सेमिनार कब हुआ था, 9-10 अप्रैल 2026 को। कहां हुआ था, ये उदयपुर में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि 2 दिवसीय राजभाषा सेमिनार कहां हुआ था, वो उदयपुर में हुआ था। सेमिनार का विषय देश के विकास में भारतीय भाषाओं का योगदान। आयोजनकर्ता कौन थे, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय। अध्यक्षता किसने की थी, चंद्रदीप कुमार झा, सांख्यिकी सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, वित्तीय सेवा विभाग, जिसने इसका आयोजन करवाया था 2 दिवसीय राजभाषा सेमिनार का। कहां पे, उदयपुर के अंदर। मुख्य अतिथि कृष्ण कुमार। ठीक है, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जुगनू नाम से अपनी कविता लिखते हैं। कभी समय मिले आपको अपनी इंपॉर्टेंट जिंदगी से तो प्लीज पढ़ना, जरूर पढ़ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला एक और अभियान है, शत गायत्री पूर्णचरण महायज्ञ कार्यक्रम। ये कहां हुआ महायज्ञ कार्यक्रम, ये भाई साहब हुआ अजमेर में। ठीक है, तो 2 दिवसीय राजभाषा सेमिनार उदयपुर में और ये महायज्ञ कार्यक्रम अजमेर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ये तो कोई ज्यादा काम का फैक्ट नहीं है, ज्यादा काम का फैक्ट यही है कि शत गायत्री पुरुचरण महायज्ञ कार्यक्रम कहां हुआ था, हमारा अजमेर में। ठीक है, अब आ गया जो हमारे स्टेटमेंट में क्वेश्चन था, ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट 23 से 25 मई कराया किसने था, कृषि विभाग राजस्थान सरकार। आधुनिक कृषि तकनीक, नवाचार, निवेश और साझेदारियों को बढ़ावा देना तथा राजस्थान के कृषि क्षेत्रों में सतत विकास किसने किया, यूनिक किसानों की है। ये गलत लिखा, किसानों की है। किसकी आय, किसानों की आय। किसानों की आय को वृद्धि और प्रोत्साहित करना। इसके तहत निम्न शहरों में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। कहां कहां रोड शो होंगे, जयपुर में कब होगा भाई साहब, 10 अप्रैल को। आगे चलते हैं, और दिल्ली में 17 अप्रैल को, अहमदाबाद में 24 अप्रैल को, हैदराबाद में 6 मई को, और पुणे के अंदर 8 मई 2026 को। ठीक है, और इससे पूर्व इस ग्राम का आयोजन कब हुआ था, 2016-17 में। लास्ट स्टेटमेंट के तो चलते हैं, हमारे चौथा स्टेटमेंट से एक ही गलत है। तो पहला
इसमें क्या था, ग्लोबल राष्ट्र मीट आयोजन का 23 मई मध्य जोधपुर में हुआ था, जोधपुर में नहीं हुआ था साहब ये तो। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। जब स्टेटमेंट गलत हो गया तो कौन सा आंसर सही होगा, 1 और 3। अपेक्षा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगर आपकी हो तो कृपा। चलिए अब हमें बात करनी है आर्थिक विकास और कुछ हमारे समझौते हैं उनके बारे में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में, और जो कुछ समझौते हुए हैं जो कि हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। देखो मेरी बात सुनो, है ना, आपकी बात होता है छोटी सी भाई। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर किसी देश का, चाहे वो कोई भी देश है, चाहे वो एशिया का देश है या वो यूरोप का देश है या वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है या वो कोई भी पर्टिकुलर कंटिनेंट की कंट्री, किसी भी आइडियोलॉजी की कंट्री है, कोई भी अगर ऐसा देश हो, उसमें अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होती है ना तो देश की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होने से आपके बहुत सारे जो फर्क पड़ते हैं, ब्लैक मनी है, ठीक है, ब्लैक मनी पे लोग ज्यादा नहीं टूटते। ब्लैक मनी नहीं आएगी तो करप्शन नहीं आता, ब्लैक मनी नहीं आएगी तो करप्शन भी नहीं आता, तो ये बहुत चीजें जरूरी होती है। उन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हमने क्या क्या किया देखते हैं। सबसे पहले गुलर बांध। तो गुलर बांध से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या लगता है आपको? बांध किस पर होता है? रोड पे नहीं, बांध होता है नदी पर। तो गुलर बांध हमारा कौन सी नदी पर है? दिव्यव्रती नदी, जो हमारे सांगनेर जयपुर के अंदर है, वहां पर बनाया गया। कितने पैसे लगे इसको बनाने में? 25 करोड़ की लागत से पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। 25 करोड़ रुपए लगाया जाएगा, पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सब आओ, देखो, घूमो, आराम से चेक करो, फोटो वोटो खिंचाओ, है कि नहीं? तो गुलर बांध। इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहां बनाया जा रहा है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूं समझ लो पेपर लीक हो गया आपका, जो भी पेपर देने वाले हो आप, वो लीक हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो पूछा ही जाएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहां है, और जिस दिन पेपर होगा उस दिन क्वेश्चन आएगा, और उस दिन ये वीडियो वापस चला के देख लेना, मैंने बताया था ये क्वेश्चन, समझ लो लीक्ड है। इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी स्थान चरक भवन। चरक भवन कहां पड़ता है हमारा? कौन से भवन में बनाया जा रहा है? चरक भवन में। कौन से में? चरक भवन में। और चरक भवन कहां पर है हमारा? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। तो इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी चरक भवन, एसएमएस अस्पताल जयपुर। 7 अप्रैल 2026 को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह, ये शेखावत नहीं, खींवसर है, गलत हो गया थोड़ा सा, ये गजेंद्र सिंह खींवसर, शेखावत नहीं, खींवसर है। तो गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। यह देश का पहला, यानी कि देश का पहला, इंडिया फर्स्ट और दुनिया का दूसरा ऐसा सरकारी डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन दो चीजों के बारे में, गलती से भी गलती नहीं हो जाए, क्योंकि गलती एक ही बार होती है, दूसरी बार में पेपर निकल जाता है। तो गलती से भी गलती अपने को नहीं करनी है। तो गुलर बांध कहां बनाया जा रहा है? दिव्यव्रती नदी, सांगनेर जयपुर, 25 करोड़ की लागत से। डर्मेटोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है सरकारी, वो एसएमएस हॉस्पिटल चरक भवन के अंदर, जो देश का पहला और दुनिया का दूसरा सरकारी डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चल सकते हैं आगे, चलिए। चले, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा क्या कहता है ये प्रश्न हमारा? जयपुर मेट्रो परियोजना। जयपुर में मेट्रो बन रही है भाई, क्या लगता है आपको जयपुर मेट्रो की आवश्यकता है क्या? जो लोग जयपुर मेट्रो में नहीं बैठे हैं, मैं चाहता हूं एक बार आप बैठे, आप मस्त चिल करके आ सकते हैं 23-24 रुपए में, एक से दूसरी जगह, फिर इधर से टोकन कटा के वापस, कोई खाली जाती है। फिर भी चलो दूसरा फेज स्टार्ट किया जा रहा है। जयपुर मेट्रो की परियोजना का दूसरा चरण फेज 2 को स्वीकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि कथन दिए गए हैं जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज से रिलेटेड, अब उनसे कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, उसकी चर्चा हम इसमें कर लेंगे। पहला, प्रहलादपुर से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबे इस उत्तर दक्षिणीय मेट्रो गलियारे में 36 स्टेशन होंगे, जिसकी अनुमानित लागत 13,037.66 करोड़ रुपए होगी। कथन क्या कहता है कि 41 किलोमीटर का तो लंबा होगा, उत्तर दक्षिण का होगा, 36 स्टेशन होंगे, और साथ में इसकी लागत 13,037.66 करोड़ रुपए इसकी होगी। इस परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल निगम RMRCL द्वारा किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की साझेदारी इन्होंने कितनी बताई है? 60% एंड 40%। अब मेरे को लगता है कि अगर एग्जामिनर खेल लेगा तो यहीं खेलेगा। ये जो परसेंटेज होती है ना, जनता छोड़ देती है इसको, और परसेंटेज का क्वेश्चन ऐसा आता है लप्पू सा क्वेश्चन, लेकिन अपना काम खराब हो जाता है। तो कौन सा क्वेश्चन? 60% वाला, 40% वाला आपको ध्यान में रखना है। और पहला फैक्ट क्या है? प्रहलादपुर से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा, उत्तर दक्षिणीय, 36 स्टेशन और 13,037.66 करोड़ रुपए की लागत। और
भारत सरकार राजस्थान सरकार की भागीदारी कितनी, 60 और 40 की। देखते हैं 60-40 की है कि नहीं है। यह परियोजना राजस्थान सार्वजनिक परिवहन केंद्रित विकास नीति 2025 के उद्देश्यों के अनुरूप है तथा इसे सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक पूरी करनी है, सितंबर 2031 तक। अब हमें जानना इन कथनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले पढ़ लेते हैं कि कहां तक बन रही है कहां तक नहीं बन रही है। आओ भाई। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को स्वीकृति, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी गई है। आगे अमाउंट 13,037.66 करोड़ रुपए की लागत, 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिणीय मेट्रो गलियारा निर्मित किया जाएगा। यह कथन था क्या, बिल्कुल था भाई साहब। आगे चलते हैं। प्रहलादपुर से टोडी मोड़ तक इस पर 36 स्टेशन होंगे। यह कथन था क्या, बिल्कुल था भाई साहब। भारत सरकार और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 50-50 बताई गई है, 50% और 50% बताई गई है। हमारे क्वेश्चन में कितनी थी, क्वेश्चन में थी 60% और 40%। अब जब ऐसा होगा तो भाई ये कथन तो गलत हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड RMRCL, यह परियोजना स्थापना सार्वजनिक परिवहन केंद्रित विकास समिति 2025 तक प्रस्तावित महानगरीय परिवहन प्राधिकरण सुधार और राष्ट्रीय सतत शहरी परियोजनाओं का अनुभव है। ये रहा गया। इसे सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है हमारा कौन सा गलत है। तो प्रहलादपुर से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण गलियारे में 36 स्टेशन जिसकी अनुमानित लागत 13,037 करोड़ होगी। बिल्कुल सही क्वेश्चन है भाई साहब। दूसरा, इस परियोजना के क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड 60-40 तो नहीं था साहब, हमने पढ़ा है इसके अंदर तो 50-50 है। कितना है, 50-50। अब 50-50 है तो भैया क्वेश्चन तो गलत हो गया। एलिमिनेशन से भी हो सकता है, पर चलो कोई ना, आगे चलते हैं हम। लास्ट 2031 तक पूरा करना होगा, सही। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें वैसे एलिमिनेशन लगाओगे, दूसरा गलत दूसरा गलत दूसरा गलत, तो ये क्वेश्चन वैसे ही हो जाता है। एलिमिनेशन सबसे सही मेथड होता है पेपर करने का। अगर आप एलिमिनेशन इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी गलती है भाई, क्योंकि मान लो मुझे फैक्ट नहीं पता होता, ये तीसरा फैक्ट मुझे नहीं पता होता, मैंने सिर्फ ये देखा कि राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की साझेदारी 50-50 की है। यहां पर कितनी दे रखी है, 60-40। और अगर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तो मैं क्या देखूंगा कि ये भी 2 है 2 है 2 है, तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो एक सही हो गया, है कि नहीं। मजा आ रहा है कि ना आ रहा है। चलो इसके अंदर एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि अगर आपको इसमें मजा आ रहा है और आपको लग रहा है काम की चीज मिल रही है, जो कि आपको पेपर के बाद और अच्छी पता लगेगी कितनी काम की चीज थी ये, तो भैया चैनल को लाइक करना, ठीक है। आपके कोई भाई बंधु भी होंगे यहाँ पर जिनको प्रॉब्लम आती होगी पढ़ने में, यार कि अभी राजस्थान का करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कोई ढंग की जगह से मिल जाए तो पढ़ लें, हमारे भी 2 फायदे हो जाए, तो उनको ये वीडियो शेयर करना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है इस वीडियो में वैल्यू है और आपको कोई 2 चीजें सीखने को मिल रही हैं, आपके पेपर के लिए बेनिफिशियल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से हमारा कम फायदा है, आपका ज्यादा फायदा है। पूछो कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे इसलिए लाला, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो अगली आने वाली वीडियो की घंटी आपके पास पहले बज जाएगी, और बजते ही आप रेडी रहोगे अगले 11 से 20 वाले पढ़ने के लिए करंट अफेयर, है कि नहीं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, इसके हमने सारे कथन पढ़ लिए, और इसके हिसाब से हमारा 1 और 3 यानी कि 50-50 की पार्टनरशिप है, 60-40 की पार्टनरशिप नाकू है। चले आगे चल सकते हैं अगर आपकी अनुमति हो तो इस गरीब को। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना की संशोधन लागत और इक्विटी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथनों पर विचार करना है हमें, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना के कथनों पर हमें थोड़ा मोटा सा विचार करना है। क्या विचार करते हैं, देखते हैं भाई क्या विचार करें। पहला, इसमें यूं बोला है, कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना की लागत 43,129 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है। मुझे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, 79,459 करोड़ को मुझे हिंदी में बोलना नहीं आया। इस परियोजना में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 19,600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इक्विटी निवेश की मंजूरी दी गई है। बहुत बढ़िया, बहुत पैसे दिए भाई। इस नवीनतम वृद्धि के बाद परियोजना में HPCL की कुल इक्विटी 8,962 करोड़ रुपए हो जाएगी। ये 3 हमारे पास अमाउंट वाले क्वेश्चन है। पेपर में देखो, वैसे तो मैं आपको बात कर रहा हूं, एग्जाम में आपको इतनी ज्यादा बड़े अमाउंट वाले क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते,
ऐसे नहीं आता इतनी बड़ी अमाउंट, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबरिंग होती तो वो भी नहीं बनाना चाहते, पर क्या फिर भी आ जाए, लोगों का गलत तो अपना सही होना चाहिए। चलिए अब इसमें से देखते हैं कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की आर्थिक मामलों में समिति ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की परियोजना में लागत 43,129 करोड़ से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है। सही हो गया ना कथन ये तो, कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 8,962 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इक्विटी निवेश की भी मंजूरी दी गई है। ठीक है, नहीं रुक जाओ, हाँ तो इन्होंने क्या बोला है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 8,962 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इक्विटी की निवेश की मंजूरी दी गई। नहीं साहब, मंजूरी तो 19,600 करोड़ रुपए की है कथन में, तो ये हो गया गलत, क्योंकि इन फैक्ट को कर दिया उल्टा। मंजूरी कितने की मिली है? इतने की। ठीक है, इस वृद्धि के बाद एचपीसीएल की कुल इक्विटी निवेश 19,600 करोड़ रुपए हो गया। हमने निवेश की बात यहां पर 8,962 में करी थी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था कि 19,600 करोड़ रुपए की हमें क्या मिली है? मंजूरी। क्या मिली है? मंजूरी। और फिर हमने क्या बोला कि 8,962 करोड़ रुपए जो हमारे हैं उसका निवेश हमारा होगा, उतने की इक्विटी होगी। लेकिन यह स्टेटमेंट गलत है। हमें मंजूरी जो मिली थी वो मिली थी इसकी, और हमारा जो निवेश हो गया इतना, यानी कि यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया, यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आंसर केवल एक सही है, क्योंकि उल्टा करके लिख दिया कि 19,600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इक्विटी निवेश की मंजूरी नहीं दी गई, मंजूरी दी गई थी 8,962 करोड़ रुपए की, और निवेश करने के बाद कितना होगा? 19,600 करोड़ रुपए। तो यानी कि इस वृद्धि के बाद एचपीसीएल का कुल इक्विटी निवेश कितना हो गया? 19,600। परमिशन कितने की मिली थी? 8,962। हमने इसको उल्टा करके लिख दिया, तो केवल एक ऑप्शन सही है। बजाओ ताली, आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप यू आर लाइकिंग इट। मुझे अपेक्षा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि दो बातें समझ में आई हैं। ठीक है, एक ये कुछ फैक्ट है, आप इसको थोड़ा देख लो। इसमें लिखा गया है कि वर्ष 2025-26 में रिको द्वारा 21 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं। एक फैक्ट है, नोट है, पॉइंट है, इसको याद रखना, आपके काम आ जाए तो। ठीक है, चलिए अब हमारे अगले पार्ट में चलते हैं, जिसके अंदर क्या लिखा है? चर्चित व्यक्तित्व, यानी कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जिनके बारे में न्यूज में चर्चा हो रही है। कौन है, कैसे काम करते हैं, सारी चर्चा हम यहाँ कर लेंगे। ज़्यादा लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैंने अकेले ने लोड ले रखा बहुत है। आप क्यों लोड ले रहे हो? गरीब आदमी बैठा तो है आपकी सेवा में। चलिए, तो पहले व्यक्ति कौन है हमारे? बोलो। रमन कुमार दवे। कौन है रमन कुमार दवे साहब? राजस्थान ऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय जो अलवर के अंदर है। कौन सा? राजस्थान ऋषि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के अंदर, उसके कुलगुरु चांसलर पद पर नियुक्त किए गए हैं रमन कुमार दवे। ठीक है, कार्यकाल पद संभालने का, आप सुन लो इनका, कि इनको क्या कर दिया? अपॉइंटमेंट कर दिया। कहां पर? राजस्थान ऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के अंदर। काम की बात यह है कि पद संभालने का जो कार्यभार है वो 3 से 70 है। 3 से 70 मतलब कि अगर या तो उनकी 70 साल की उम्र हो जाए तो उनको छोड़ना पड़ेगा, या फिर उनके कार्यकाल को 3 साल पूरे हो जाएं। दोनों में से जो भी पहले आ गया तो रमन कुमार दवे साहब छोड़ जाएंगे। कहां से छोड़ जाएंगे भाई? छोड़ जाएंगे राजस्थान ऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से, वो यहां से छोड़ के चल देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो पद संभालने की तिथि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने का एक इनमें से जो भी पहले हो, या तो उनकी खुद की उम्र 17 साल हो जाए, या उनका टर्म जो था उस पर्टिकुलर विश्वविद्यालय में वो टर्म इनका पूरा का पूरा 3 साल का हो जाए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आपसे अपेक्षा करता हूं। चल सकते हैं हम आगे? चलिए चलते हैं। ठीक है, आइए अगली है हमारी स्वाति भार्गव। ठीक है, अब ये भाई मैं इनसे जरूर मिलना चाहूंगा, स्वाति भार्गव जी से। मूवी देखी आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर? ये जेन्युइन स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, जयपुर की रहने वाली है स्वाति भार्गव। अमेरिका में वर्ष 2025-26 के लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर चुना गया इनको। वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी अप्रिशिएटिव। बहुत बहुत बधाई हो स्वाति भार्गव जी। तो स्वाति भार्गव जी को, जयपुर की स्वाति भार्गव को अमेरिका में 2025-26 के वर्ष के लिए क्या चुना गया? स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला इनको। ठीक है, और रमन कुमार दवे जी हमारे राजस्थान ऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के अंदर चुने गए हैं। टेनवर 3 साल या 70 साल। 70 साल उनकी उम्र हो जाए और 3 साल का उनका टेनवर पूरा हो जाए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले पार्ट पे चले, अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार। मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ ज़्यादा, तो मैं पहले हिंदी, जब मैं बहुत कम पढ़ते थे क्योंकि शुरू में तो मतलब ही नहीं था कोई चीज़ का, तो
उस टाइम पे मुझे पुरस्कार और तिरस्कार में फर्क नहीं पता था। तो मैं एक बार ऐसे ही कई डिबेट कंपटीशन में था, हिंदी मीडियम के किसी डिबेट में, तो मैं वहाँ जाके बोलता हूँ, मैं क्या, इन व्यक्तिगण जो यहाँ पर बोल रहे हैं इनको इस चीज़ के लिए तिरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो सारे कहते हैं कि भैया इतना तो तू क्यों बोल रहा है यार। मैं क्या, तिरस्कार ही है तो इतना तिरस्कार मिलना चाहिए इनको, क्या बेवकूफ़, पुरस्कार होता है। तो इसलिए मुझे याद आ गया। खैर चलते हैं, पुरस्कार की बात करते हैं, अवार्ड्स की बात करते हैं, किसको क्या अवार्ड मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान समरसता गौरव अवार्ड अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा, किसके द्वारा दिया गया? अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच के द्वारा राजस्थान गौरव अवार्ड। विजेता है जय कुमार जैन बड़जात्या। कौन है भाई साहब? जय कुमार जैन बड़जात्या। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, जय कुमार जैन बड़जात्या। ठीक है, राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर, अब राजस्थान स्थापना दिवस कब आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। 30 मार्च को। कब आता है राजस्थान स्थापना दिवस? 30 मार्च को। क्यों? क्योंकि हमारा एकीकरण उस दिन पूरा हुआ था। ठीक है, तो राजस्थान समरसता गौरव अवार्ड किसको मिला? जय कुमार जैन बड़जात्या को। और जो कि कब मिला? राजस्थान स्थापना दिवस पर। किसके द्वारा दिया गया है? दिया गया अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच के द्वारा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। खुशीराम चौधरी कहां के? टोंक जिले के रहने वाले हैं। कहां के हैं भाई साहब? टोंक जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, टोंक जिले के सीआरपीएफ जवान खुशीराम चौधरी को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है सर। ठीक है, तो हमारे टोंक जिले के खुशीराम चौधरी कौन सी फोर्सेस के हैं? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान हैं, जिनको कौन सा पदक दिया गया है? वीरता पदक से इनको सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान समरसता गौरव अवार्ड विजेता जय कुमार जैन बड़जात्या। राजस्थान दिवस के अवसर पर खुशीराम चौधरी टोंक जिले के सीआरपीएफ जवान, जिसको कौन सा? वीरता पदक। कौन सा? वीरता पदक। गुड डिजाइन अवार्ड। अच्छा डिजाइन किया किसने? क्या डिजाइन किया? लेट्स सी। जयपुर की है हमारी रेखा मीना। कौन है जयपुर की मैडम? रेखा मीना जी। कौन है? रेखा मीना जी। अब इन जयपुर की रेखा मीना, अब इसमें क्वेश्चन ध्यान रख लेना, मैं ऐसे नहीं कि क्वेश्चन ही ध्यान रखो, इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि खुशीराम चौधरी हाल ही में जो सीआरपीएफ के जवान है जिनको वीरता पदक से सम्मानित किया गया, वो किस जिले के रहने वाले हैं? टोंक, बूंदी, कोटा, जयपुर। आंसर क्या आएगा? टोंक। वैसे ही हाल ही में गुड डिजाइन अवार्ड जो कि हमारा मिला है रेखा मीना को, वो किस जिले की रहने वाली हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर। तो जिले भी याद रखने हैं आपको। जयपुर की रेखा मीना को एथेंस यूरोप के अंदर, कहां पर? एथेंस यूरोप में आयोजित समारोह में वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित गुड डिजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो गुड डिजाइन अवार्ड मिला किसका? रेखा मीना को। और कहां पर हुई थी ये? एथेंस। कहां पर? एथेंस, जो कहां पड़ता है? यूरोप। ठीक है जी, तो एथेंस यूरोप के अंदर रेखा मीना जी को गुड डिजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रेखा ये अवार्ड पाने वाली पहली भारत की महिला तो है ही है, साथ में एशिया कंटिनेंट की पहली महिला है रेखा मीना जी। तो बहुत बहुत यार बड़े प्राउड की बात है कि हमारे जयपुर की एक महिला है रेखा मीना, उन लेडी को गुड डिजाइन अवार्ड मिला है, एथेंस यूरोप के अंदर जाके मिला, और पूरे एशिया कंटिनेंट से पहली महिला है जिनको अवार्ड मिला है। ठीक है, तो 3 आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन से। राजस्थान समरसता गौरव अवार्ड अंतरराष्ट्रीय जो कि हमें मिला है जय कुमार जैन बड़जात्या जी को राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर। खुशीराम चौधरी टोंक जिले के रहने वाले सीआरपीएफ जवान है, जिनको वीरता सम्मान से वो किया गया है, इनको सम्मानित किया गया वीरता पदक से। गुड डिजाइन अवार्ड जयपुर की रेखा मीना एथेंस यूरोप के अंदर हुआ था, और एशिया के अंदर ऐसा अवार्ड पाने वाली पहली महिला। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। यह अवार्ड वर्ष 1950 में शिकागो एथेनियम संग्रहालय की ओर से स्थापित किया गया था। यह भी एक फैक्ट है उस अवार्ड के बारे में। कौन से अवार्ड की बात कर रहा हूं मैं? इसकी बात करो, गुड डिजाइन अवार्ड की। तो ये जो गुड डिजाइन अवार्ड है, यह अवार्ड 1950 में शिकागो एथेनियम संग्रहालय की ओर से स्थापित किया गया था। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे प्रमुख अभियानों के बारे में। तो प्रमुख अभियानों में तो आपको एक चीज याद रखनी है बस, आपनो खेत आपनी खाद। अगर इस अभियान की बात नहीं भी करूं तो इस बात का मतलब बताऊं मुझे तो कि आपनो खेत आपनी खाद, कि हमारा खेत हमारी खाद। अब कोई चीज हमारा खेत है हमारी खाद है, तो आपको नहीं लगता उसको हमें ढंग से संभाल के रखना चाहिए, अच्छे उसके अंदर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, हो सके तो ऑर्गेनिक खेती की उसके अंदर बात करें, है कि नहीं? बस वही बात इसके अंदर है। तो उसमें आपसे पूछा जाएगा अभियान कब से कब तक, तो 6 से 30 अप्रैल तक चलाया गया। राज्य में कृषकों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उन पर निर्भरता, उनकी डिपेंडेंसी कम करने, और प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करना। यानी कि इसका मतलब क्या है कि क्या कराएंगे साहब? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। कौन सा एग्रीकल्चर? ऑर्गेनिक।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चले, तो बस इसमें तो यही काम की बात थी। अगला हमारा इसके अंदर सेक्शन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स। भाई स्पोर्ट्स में क्वेश्चन आना तय है। स्पोर्ट्स में आपको यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, राजस्थान में बेफिक्र रहो। बाद में मैं आपको एक काम और करूंगा, जैसे ही हमारे मंथ्स पूरे हो जाएंगे, एग्जाम पास आएगा, तो इन सबको कंसोलिडेट कर देंगे, स्पोर्ट्स को कंसोलिडेट करके एक माइंड मैप के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, जिससे आपको और इजी हो जाएगा पढ़ना इसके लिए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान खेल परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या कथन है भाई साहब। कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने मंगोलिया में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो कौन है अरुंधति चौधरी? कहां पर हुई? मंगोलिया में। कौन सी थी? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। कितने किलोग्राम कैटेगरी? 70 किलोग्राम कैटेगरी में। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। ये इन्होंने जीत लिया। रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में राजस्थान ने 3 रजत यानी कि 3 सिल्वर और 2 कांस्य यानी कि 2 ब्रॉन्ज सहित कुल 5 पदक जीते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिसके अंदर जो अवार्ड होते हैं उनको बहुत डिस्क्रिप्टिवली बताया जाता है कि 2 जीते, कि 3 जीते, कि 30 जीते, कि 330 जीते, वो ज्यादातर गलत सी होने के चांस ज्यादा होते हैं। मैंने को पता नहीं है, मैं बता रहा हूं, जस्ट अनुमान लगा रहा हूं, आगे कथन पढ़ के पता चलेगा अपने को। तो कितने बोले इन्होंने बोले कि साहब राजस्थान जो ट्राइबल गेम्स में गया था उसमें क्या जीत के आया? उसमें 3 ब्रॉन्ज जीत के आया, सॉरी 3 सिल्वर जीत के आया और 2 ब्रॉन्ज जीत के आया। तो राजस्थान टोटल कितने मेडल जीत के आया? तो साहब राजस्थान टोटल 5 मेडल जीत के आया, 5 मेडल्स। ये कथन के अंदर बोला है। कहां पर? ट्राइबल्स गेम में। तो दोनों कथन आपको समझ में आ गए। चलिए आगे चलते हैं। राज्य स्तरीय अंडर 17 अंडर 20, कौन सा? अंडर 17 अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में भीलवाड़ा का पहला स्थान। तो पहला स्थान ये क्या बोल रहे हैं कथन में, किसको मिला है? भीलवाड़ा को। ठीक है। समारोह में किक द ड्रग अभियान पोस्टर भी लगाया गया। कौन सा अभियान का पोस्टर था? किक द ड्रग। ठीक है। और चौथा कथन क्या कहता है? पैरा एशिया कप तीरंदाजी, पैरा एशिया कप तीरंदाजी में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी, कौन साहब है? श्याम सुंदर स्वामी ने व्यक्तित्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं तीरंदाजी में कौन भाई साहब? हमारे श्याम सुंदर स्वामी, श्याम सुंदर स्वामी जी हैं। अब ये जो श्याम सुंदर स्वामी जी हैं, ठीक है, इन श्याम सुंदर स्वामी को कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। इसमें आर्चरी, आर्चरी का मतलब क्या होता है? तीरंदाजी। तो ये कुछ कथन है हमारे। अब हम पढ़ के देखते हैं कथन सही है कि गलत है, कि बिल्कुल सही है कि बिल्कुल ही गलत है। आइए, जयराम मीना सिक्कर, इनके बारे में एक्स्ट्रा इसके हमारे कथनों में तो नहीं थे। आईटीबीपी की ओर से 24 से 28 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित 26वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट टेनिस टूर्नामेंट के अंदर एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कौन है भाई साहब? जयराम मीना। आईटीबीपी का मतलब क्या होता है? आईटीबीपी का मतलब होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के व्यक्ति हैं ये, जिनका क्या हुआ था? अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट हुई थी, जिसके अंदर कौन सा टूर्नामेंट हुआ था? टेनिस। कौन सा? टेनिस। अब इस टेनिस टूर्नामेंट में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो ये फैक्ट आपको याद में रखना है। ठीक है। कौन है? जयराम मीना। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। अब हमें इसके अंदर पता चल जाएगा किसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में, जिसके अंदर राजस्थान ने 3 रजत 1 कांस्य सहित 4 पदक जीते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट तो लाला यहां गलत हो लिया। हमने क्या बोला? रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में राजस्थान ने 3 रजत 2 कांस्य कुल 5 पदक जीते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हमने कितने थे? 4। ब्रॉन्ज हमारे पास 1 ही है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कितने ब्रॉन्ज है हमारे पास? सिर्फ 1। तो ये स्टेटमेंट तो गया। आगे चलते हैं। ठीक है। अब कौन कौन जीते हैं? अमित कुमार मीना 125 किलोग्राम कैटेगरी, राकेश कुमार मीना 65 ग्राम कैटेगरी, दिनेश सोलंकी 60 किलोग्राम की कैटेगरी, और कांस्य पदक में हमारे बलकेश कुमारी मीना जो कि 68 किलोग्राम कैटेगरी। टोटल कितने हो गए? 4 मेडल। क्वेश्चन में कितने थे? 5। तो वो कथन तो गलत हो लिया। अंडर 17 अंडर 20 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता स्वाई मानसिंह स्टेडियम में हुई। भीलवाड़ा के 5 स्वर्ण तक पहला स्थान, दूसरा स्थान भरतपुर। प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान किक द ड्रग, कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा कथन पे चलते हैं, अभी याद आएगा, 1 मिनट में याद दिला देंगे आपको कि राज्य स्तरीय अंडर 17 अंडर 20 प्रतियोगिता में भीलवाड़ा ने पहला स्थान प्राप्त किया। समापन समारोह में किक द ड्रग अभियान पोस्टर का विमोचन किया। बिल्कुल सही कथन है। आगे चलते हैं। 5वीं ओपन सेंट्रल एशिया हैंडबॉल चैंपियनशिप क्या हुई है? 5th ओपन सेंट्रल एशिया की हैंडबॉल चैंपियनशिप करवाई गई है। 31 मार्च से 5 अप्रैल तक चली। हुई कहां थी? ताशकेंट उज्बेकिस्तान के अंदर। आजकल लोकेशन भी पूछ ली जाती है।
तो लोकेशन पे ध्यान देना। जैसे जो प्रमुख व्यक्तित्व मैंने आपको बताया तो सीधा ये पूछ लेते हैं व्यक्तित्व कहाँ से बिलोंग करते हैं, कि जयपुर के हैं, उदयपुर के, जोधपुर के, बीकानेर के, कोटा, हनुमानगढ़, गंगानगर, कहाँ के। तो वैसे ही ऐसी जो चैंपियनशिप्स होती हैं जो आउट ऑफ इंडिया होती हैं और कुछ यूनिक जगहों पर होती है, उनके स्थान जरूर याद होने चाहिए। तो भैया 5वीं ओपन सेंट्रल एशिया हैंडबॉल चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर हुई थी। इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय पुरुष टीम में राजस्थान के लोकेंद्र सिंह राठौर थे, मान सिंह शेखावत थे, अश्लेष पवार थे और वीरभद्र सिंह थे। ठीक है, आते हैं अगला, दिलीप सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस के उप अधीक्षक कौन, दिलीप सिंह ने दिल्ली के आरोका खन्ना स्टेडियम के आयोजित 26वीं अखिल भारतीय पुलिस लॉन टेनिस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। दिलीप सिंह ने हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में 24-28 मार्च को भी ओपन डबल वर्ग में रजत पदक जीता। तो आपको दिलीप सिंह जान याद रखने हैं। ठीक है, क्या हमारा क्वेश्चन था दिलीप सिंह से रिलेटेड? नहीं था क्वेश्चन, ठीक है, नहीं था, है ना। चलो, तो बस ये आपको याद रखना कि दिलीप सिंह जी हमारे हैं उप अधीक्षक हैं पुलिस के, जिन्होंने अभी हमारे आरके खन्ना स्टेडियम के अंदर 26वीं अखिल भारतीय पुलिस लॉन टेनिस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल जीत के हैं। उसके साथ साथ इन्होंने ओपन डबल में भी रजत पदक जीता, डबल में भी सिंगल में भी, दोनों में रजत पदक ये जीत के आए हैं। ठीक है, अब हमारी एक राज्य स्तरीय अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता हुई। सवाल कहां हुई थी? तो हुई भाई साहब चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां हुई थी? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और कौन सी प्रतियोगिता हुई थी? हमारी राज्य स्तरीय अंडर 20 फुटबॉल। कौन सी? फुटबॉल। और ये प्रतियोगिता के विजेता कौन रहे इसके अंदर? फर्स्ट कौन आए? तो फर्स्ट आया भाई जोधपुर। जोधपुर वालों बहुत बहुत बधाई हो आपको। फर्स्ट कौन आए? जोधपुर। और सेकंड कौन आए इसके अंदर? झुंझुनू। जे ले गए दोनों के दोनों, ठीक है, जे ले गए। तो जोधपुर तो फुटबॉल के अंदर फर्स्ट आ गया, झुंझुनू सेकंड आ गया। कौन सी है? अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता, जिसका आयोजन कहां हुआ? चित्तौड़गढ़। आगे चलते हैं। अरुंधति चौधरी का आ गया, इसके बारे में हम फैक्ट पढ़ के आए थे। हमारे क्वेश्चन का पहला कथन यही था, कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने मंगोलिया में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक 70 किलोग्राम कैटेगरी में फाइनल में कजाकिस्तान के बॉक्सर बख्यात सेइडिस को हराया। अरुंधति वर्ल्ड और एशियन बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की पहली बॉक्सर बनी, कि कोई एशियन और वर्ल्ड में जो गोल्ड जीत गई है वो हमारे कोटा की अरुंधति चौधरी जी जो पहली बॉक्सर बनी है। बहुत बहुत बधाई आपको मैडम। प्लस इन्होंने स्वर्ण पदक जीता 70 किलोग्राम कैटेगरी में। किसमें जीता? मंगोलिया में हुई थी। कथन चेक कर लेते हैं। कोटा में बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने मंगोलिया में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सही है भाई। तो पहला कथन सही हो गया, दूसरा गलत हो गया और तीसरा सही हो गया। ठीक है, यानी कि पहला और तीसरा तो सही है। तो ये कथन हम वैसे काट देते हैं, ये कथन वैसे काट देते हैं। हम चौथा चेक करना है कि सही है कि गलत है। ठीक है, आइए। 5वीं समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आयोजन कहां हुआ था? बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का बीकानेर के अंदर। कहां हुआ था? बीकानेर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जीते कौन है? अरशान खान। कौन जीते हैं? अरशान खान। कमाल कर दिया जोधपुर वाले ने, पहले फुटबॉल के अंदर और बॉडी बिल्डिंग के अंदर। कौन जीते? अरशान खान। ओवरऑल खिताब जीतकर चैंपियन ऑफ चैंपियंस बने कौन? अरशान खान। कहां पर? 5वीं समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। दूसरा स्थान किसको मिला? प्रवीण कुमार। ये हमारे भाई साहब कहां के? जयपुर के। और बेस्ट पोजर, पोजर समझते हैं ऐसे करके, ये वाले तो पोजर, तो बेस्ट पोजर का किसको मिला? हमारे सोनू यादव, ये बीकानेर के हैं। ठीक है, तो कौन सी? 5वीं समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो कि आयोजन बीकानेर के अंदर हुआ। पहला स्थान अरशान खान फ्रॉम जोधपुर जो कि ओवरऑल खिताब जीतकर चैंपियंस ऑफ चैंपियन बने। दूसरा स्थान प्रवीण कुमार जो जयपुर के। तीसरा स्थान हमारे बेस्ट पोजर जिसको मिला वो सोनू यादव जी बीकानेर के। ठीक है, फिर आती है हमारी इंडिया एथलेटिक्स सीरीज 2। ये एथलेटिक की सीरीज शुरू हो रही है। आयोजन 5 अप्रैल 2026 से। कहां होगी ये एथलेटिक की सीरीज? ये होगी भाई साहब हमारे ये एसएमएस स्टेडियम के अंदर। कहां पर? एसएमएस स्टेडियम के अंदर। कहां है एसएमएस स्टेडियम हमारा? जयपुर लालकोटी के अंदर। देखा होगा आपने जो लोग जयपुर में आए गए हो। सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर। विशेष, राजस्थान के 12 एथलीट विभिन्न स्पर्धाओं में शीर्ष स्थान पर रहे। कचनार चौधरी महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में प्रथम 15.75 मीटर। निकिता पूनिया अंडर 20 हैमर थ्रो के अंदर। गुरप्रीत सिंह अंडर 20 ट्रिपल जंप के अंदर। ये 3 नाम आपको स्पष्ट रूप से याद रखने हैं। कौन कौन से? कचनार चौधरी शॉटपुट, निकिता पूनिया हैमर थ्रो, गुरप्रीत सिंह ट्रिपल जंप। ठीक है, किसके अंदर? इंडियन एथलेटिक्स सीरीज जो कि कहां होने जा रही है? एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर। ठीक है जी, चलिए अब हमारा लास्ट का जो कथन था उसका फैक्ट ये रहा कि पैरा एशिया कप तीरंदाजी बीकानेर के तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीता।
टीम स्पर्धा में तोमन कुमार के साथ, ठीक है, टीम में तो तोमन कुमार के साथ। वैसे इन्होंने क्या जीता, एक स्वर्ण और एक कांस्य। हम हमारे स्टेटमेंट में देख लेते हैं क्या है। कांस्य पदक व्यक्तित्व स्पर्धा में, तो अकेले स्पर्धा में तो कांस्य जीता इन्होंने और टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, पैरा एशिया कप 3 बीकानेर श्याम सुंदर व्यक्तित्व रूप में स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तित्व में क्या स्वर्ण जीता है क्या इन्होंने, क्या स्वर्ण है क्या इधर, कांस्य है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हम चलते हैं वापस, तो हम ये देखेंगे कि हमारा ये स्टेटमेंट इनका गलत हो गया। तो भैया पहला तो हमारा सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही हो गया, चौथा भी गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3, यानी कि राजस्थान के अंडर 20 अंडर 17 वाला और साथ में हमारा कोटा की बॉक्सर ऋतु चौधरी। यहां पर क्या दिक्कत आ गई थी, मेडल ज्यादा बोल दिए तो उन्होंने 5 बोले हुए थे, जीते 4 हैं। और यहां पर क्या दिक्कत आ गई, व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने बोला स्वर्ण जीता, ले नहीं, व्यक्तित्व रूप में उन्होंने सिर्फ कौन सा जीता था, कांस्य, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। इंडिविजुअल कैटेगरी तो ना अकेले। चलिए, हाँ जी, तो अब अगले वाले हमारे हैं विविध, यानी कि हमारे मिसलिनियस करंट अफेयर। इसके अंदर पहला हम देखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब आता है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। अब मेरे एक आपको सजेशन रहेगा, जब आप ऐसे कोई स्वास्थ्य दिवस वगैरह पढ़ते हो तब आप उसकी जो थीम होती है उसको अंग्रेजी में इंग्लिश में याद किया करो, क्योंकि वर्ल्ड की थीम्स यार इंग्लिश में बनती हैं, उसके बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए तो अननेसेसरी हार्ड हो जाती है, कोई फायदा नहीं होता उसका। तो जैसे इसकी थीम क्या थी 2026 की, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, स्वास्थ्य के लिए एकजुट हों और विज्ञान के साथ खड़े हों। तो इंग्लिश में याद रखना, टुगेदर फॉर हेल्थ एंड स्टैंड विद साइंस। अब ये इंपॉर्टेंट है, आईआईटी रुड़की की एक भूजल संकट पर रिपोर्ट आई है। भूजल क्या होता है, ग्राउंड वाटर। क्या होता है, ग्राउंड वाटर। अब रिपोर्ट क्या आई है, इन्होंने बोला है कि भैया कुछ जगहों पर वाटर तुम्हारा बिल्कुल खत्म हो रहा है, उनको संभाल लो, और कुछ जगहों पर तो बिल्कुल ऐसी की तैसी हो ही चुकी है। तो जहां पर ऐसी की तैसी हो चुकी है वो है हमारे 2 प्रमुख शहर राजस्थान के, जयपुर और जोधपुर, क्या बेहद जोखिम पूर्ण श्रेणी में है ये। और एक हमारा बस्ता है कौन सा, कोटा, जो संकटग्रस्त है, यानी कि संकट आने वाला ही है, लेकिन इनकी तो बिल्कुल ऐसी तैसी हो चुकी है। याद क्या रखना है आपको, रिपोर्ट किसकी थी, आईआईटी रुड़की की। कौन सी रिपोर्ट है, ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल संकट। कौन कौन से जिले इसके अंदर है, जयपुर जोधपुर और उनकी श्रेणी के, प्लस कोटा और उसकी श्रेणी के। आगे चलते हैं, वैद्य दाऊदयाल जोशी आयुर्वेदिक कॉलेज। सबसे पहला सवाल है कहां पे, तो कोटा में एक एरिया पड़ता तलवंडी। जो लोग आईआईटी जेईई की तैयारी कर चुके हैं उनको तलवंडी से बेहतर कुछ नहीं पता, उनके लिए सबसे ऊपर तलवंडी है, ठीक है। तो कोटा के अंदर जगह पड़े तलवंडी, तलवंडी के अंदर एक आयुर्वेदिक कॉलेज होता है। तो उस आयुर्वेदिक कॉलेज का नाम बदल के क्या कर दिया, वैद्य दाऊदयाल आयुर्वेदिक कॉलेज। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, समझ लेना, पेपर लीक है, क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन आएगा, इस वीडियो पे दोबारा आ जाना आप फिर। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे। देखो ये आपको एक बारी में याद नहीं होंगी, ये समितियां हैं, ठीक है। हमारी जब भी पार्लियामेंट बनती है नहीं, या जब भी हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, तो असेंबली के साथ साथ असेंबली की कुछ कमिटीज बनाई जाती हैं। कमिटीज क्यों, ताकि हमारी विधानसभा की जो कार्य प्रणाली है वो ढंग से काम करती रहे। बहुत सारी समितियां, बहुत सारे नाम है, मैं आपको पढ़ा देता हूं, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पता है आपको कहां मिलेगी, लोकबंधु करंट अफेयर्स पर, वहां से आप इनको 2-3 बार पढ़ोगे, याद हो जाएंगी, ठीक है। तो 16वीं विधानसभा के लिए विभिन्न समितियों का गठन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 2026-23 के लिए विधानसभा की वित्तीय समितियों का गठन किया है। समितियों के अध्यक्ष और उनके नाम हमें याद करने हैं। पहली जन लेखा समिति, कौन है, टीकाराम जूली। आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि हमारे टीकाराम जूली के पास और कौन सा पद है जो उनको मिला हुआ है इस विधानसभा के अंदर, जरूर करना अगर तुमको आता है तो, ठीक है। अब इसके अंदर आती है प्रकलन समिति। प्रकलन समिति 2 प्रकलन समितियां, एक तो है कै खंड की और एक है ख खंड की, यानी ए और बी। जो कै खंड की उसके अध्यक्ष है संदीप शर्मा, और जो ख खंड की उसके अध्यक्ष है बाबू सिंह राठौर। राजकीय उपक्रम समिति, इसके कौन है, हमारे कालीचरण सराफ जी। अगले हैं हमारे नियम समिति, रूल्स कमिटी, वासुदेव देवनानी जी। इनका भी मेरे को पद बताना कि वासुदेव देवनानी जी अभी हमारे कौन से पद पर है। चलिए, उसके बाद हमारी प्रश्न एवं संदर्भ समिति, राजेंद्र पारिक। महिला एवं बालकों के लिए कल्याण संबंधी समिति, इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि एक ही महिला की कमेटी इसका क्वेश्चन आ सकता है, जिसका आंसर क्या है, श्रीमती कल्पना देवी। पिछड़ा वर्ग की कल्याण संबंधी समिति के जो हमारे पिछड़ा वर्ग होते हैं उनके कल्याण के लिए समिति बनाई गई है, नरेंद्र बुढ़ाने जी उसके अध्यक्ष है। अब से ये देखना, 9वीं है अनुसूचित, 10वीं भी है अनुसूचित, लेकिन अनुसूचित 9वीं जाति है और 10वीं में लेगा अनुसूचित जनजाति। इन दोनों के अध्यक्ष अलग है, दोनों अलग अलग कमेटी, इनको मैसअप मत कर देना। अनुसूचित जाति की जो समिति उसके अध्यक्ष है रमेश खिंची। अनुसूचित जनजाति की जो अध्यक्ष है उसके अध्यक्ष है फूल सिंह मीणा। जाति के कौन है, रमेश खिंची, और जनजाति के कौन है, फूल सिंह मीणा। 11वीं समिति हमारी गृह तथा स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों संबंधी समिति। छोड़ो, बस इतना वर्ड याद रखना, पंचायती राज। कौन सा, पंचायती राज। आंसर क्या आएगा इसका, डॉक्टर जसवंत सिंह यादव।
फिर आती है हमारी पुस्तकालय, सबसे बोरिंग कमेटी कोई होती है पुस्तकालय, इसमें कोई काम नहीं होता, तो उसके कौन है, हरि सिंह रावत जी। याचिका एवं सदाचार समिति, जो याचिकाएं लगाई जाती है, इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, उसके कौन है हमारे केसी वर्मा, कैलाश चंद्र वर्मा। विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, जितेंद्र कुमार गोठवाल, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति, केशराम चौधरी। सामान्य परियोजना संबंधी समिति, वासुदेव देवनानी। मैं पिछली पीडीएफ में नहीं जाऊंगा, मुझे यह बताओ कि वासुदेव देवनानी की और कौन सी समिति थी, ठीक है। इन समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक होगा। इसका मतलब क्या है कि टर्म कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, 1 साल। और कब तक चलेगा ये, 31 मार्च, और 31 मार्च के बाद 2027 तक, तो 1 साल पूरा हो गया। अगले फाइनेंशियल ईयर पे समितियों का खत्म हो जाएगा मामला। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन एक जिला पड़ता है हमारा, कौन सा, अजमेर। सुना होगा आपने। अजमेर के अंदर एक बहुत सुंदर जगह पड़ती है केकड़ी, कौन सी, केकड़ी। तो उस केकड़ी को राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन बना दिया गया। केकड़ी में जाओ, खड़े हो, वाईफाई स्टार्ट कर लो, ठीक है। अपने ऐसे रजिस्टर करो, फ्री वाईफाई चलाओ। कुछ एक प्रतिबंधित साइट्स है वो आप यूज नहीं कर सकते, बाकी मेजोरिटी में आपके एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाने के पूरे चांस हैं। तो भाई देवी और सज्जनों, ये हमारा राजस्थान का करंट अफेयर 1 से लेकर 10 अप्रैल तक का पूरा हो गया, ठीक है। आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे द्वारा करंट पढ़ाया गया, मैं जानता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं बस आपसे कॉन्फिडेंस चाहता हूं। आप पेपर देके देखना, बाहर से किया जाए तो मेरे को कहना कि बाहर से चला गया, मैं यही हूं। मैं जब 11 से 20 अप्रैल वाला करंट ले आऊंगा ना, तब मेरे को खूब ताने देना, ताने सुनने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप यहां तक डटे रहे। चैनल को भाई लाइक कर देना। आपके ऐसे कोई दोस्त है जिनको लगता है यार इसके राजस्थान में बेचारे के बहुत नंबर कटते हैं, उसको मेरा नाम बता देना और उसको शेयर कर देना है वीडियो, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि मुझे 11 से 20 अप्रैल वाले भी देखने और मेरे पास आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कर देना। क्या कर देना, सब्सक्राइब। इसके बाद एक यहाँ पर ऐसे बेल सी और बनी होगी ऐसे, उसकी घंटी और बजा देना, उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मेरा नाम है अभिषेक, ठीक है जी। अगली बार मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा।